जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों ने टोटल 21 प्रैक्टिस सेट किए, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस दोस्तों कौन सा होगा 22। बहुत ही ध्यान से बहुत ही सावधानी के साथ देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये प्रश्न दोस्तों जो मैं करा रहा हूं ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, किसी भी प्रश्न को छोड़िए कतई नहीं, और लापरवाही तो कतई बरतिए ही ना बरतिए। ठीक है, तो सावधानी के साथ बहुत ही अच्छे से सारी वीडियो को देखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, 30 मीटर है। आगे आपसे कहता है अंदर से 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, अंदर से चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। आपसे कह रहा है पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, तो वर्ग के आकार का एक पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर। तो सबसे पहले हम एक वर्गाकार पार्क बनाते हैं। लग रहा वर्ग, ठीक। इसका नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। इसकी भुजा आपसे कह रहा है 30 मीटर है। अच्छा, तो ये तो आप पहले से जानते हैं कि यदि वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर, यानी कि ए बी भी 30 होगा, बी सी भी 30 होगा, सी डी भी 30 होगा और डी ए भी आपका 30 होगा। आगे कर अंदर से चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो यानी इसके अंदर से चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। इस तरीके से इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। ठीक है, तो यानी कि यह जो रास्ता बना है वह 1 मीटर है, 1 मीटर चौड़ा। ये भी आपका कितना हो गया 1 मीटर, ठीक है। और ये भी आपका कितना हो गया 1 मीटर, और ये भी आपका कितना 1 मीटर। तो चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया। अच्छा, जो नया वर्ग बन के तैयार हुआ PQRS, तो कह रहा है पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। दोबारा प्रश्न सुनिएगा ध्यान से। एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर, तो ए बी सी डी, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर होगी। आगे कह रहा अंदर से चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो जो ये चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, ठीक है, तो रास्ता बना दिया। फिर कह रहा 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। पार्क में, तो पार्क PQRS, भाई पहले तो ABCD पूरा पार्क लिया गया, तो ये रास्ते सहित पूरा पार्क ABCD है,
सुने, रास्ते सहित पूरा पार्क ABCD है और इस पार्क के अंदर ही चारों रास्ता छोड़ा गया, रास्ते पे थोड़ा घास लगाई जाएगी। तो फिर क्या जो वर्ग PQRS है, मतलब जो पार्क PQRS है, इसका क्षेत्रफल आपको निकाल ले और जितना इसका एरिया आएगा, इस वर्ग का एरिया आएगा, उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परंतु जो ये PQRS वर्ग है, वर्गाकार पार्क है, इसकी भुजा नहीं पता है, यानी कि ना तो PQ ना QR ना RS ना SP कुछ नहीं पता है। तो इसकी भुजा पता करने के लिए कैसे पता करेंगे, देखिए ये 30 मीटर है, ये इधर 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर, और इधर भी 1 मीटर कम हुआ, इधर भी 1 मीटर कम, कितने मीटर कम हुआ 2 मीटर। 1 और 1 जोड़ोगे तो टोटल 2 मीटर कम हुआ, भुजा थी 30, 2 मीटर कम हो गया, तो कितना बचेगा हमारा 28 मीटर। 28 मीटर आपका बचा जाएगा, कितना जाएगा 28 मीटर। तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखिएगा, पार्क, ये चित्र जो बनाइएगा चित्र से आसान रहेगा, पार्क PQRS का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं पार्क PQRS पार्क कैसा है, या चाहो तो लिख सकते हो वर्गाकार पार्क, वर्गाकार पार्क PQRS का क्षेत्रफल, ये P है भैया, A नहीं, तो क्या भुजा स्क्वायर होता, भुजा कितनी आपकी 28 का स्क्वायर 784 होता, 28 का स्क्वायर 484 वर्ग मीटर आ गया। देखिए 28 की मल्टीप्लाई 28 से करेंगे तो 8 28 64 के 4 से लेकर 6 और 8 दूनी 16 6 22 और 28 दूना 56, तो 4 6 2 8, हाँ 784 है, ठीक है। आप देखिएगा, लिखिएगा क्या कह रहा है, पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च। तो क्या 1 वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्या, 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च, ये ऐसे भी लिख सकते, वर्गाकार पार्क में 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च बराबर कितना है 2 रुपये। और कितने वर्ग मीटर घास लगानी 784 वर्ग, अच्छा एक मिनट, चलो मीटर स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग मीटर लिखो या मीटर स्क्वायर, 784 मीटर स्क्वायर में छूट गया यहाँ पर, में घास लगवाने का खर्च। तो कितना हो जाएगा 700, कितना करेंगे 784 गुणे 2, कितना आ जाएगा, 2 चक्कू 8 हो गया, कि 2 8 16 हो गया और 2 7 14 15, 1568 रुपये आएगा, इतना खर्च आएगा। तो नीचे लिखना, अतः क्या पार्क में घास लगवाने का खर्च बराबर 1568 रुपीज़। तो कितना आसान है प्रश्न, बस समझना है एक बार क्या कहता है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 48 मीटर है, अंदर से चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, पार्क में 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसको किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, देखिए प्रश्नों के उत्तर देंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप अच्छे से सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ ABCD है, तो थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तीसरा प्रश्न देखिएगा, ये भी शानदार प्रश्न है। तीसरा कह रहा एक घनाभ का क्षेत्रफल, एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, 125 वर्ग मीटर है। आपसे कह रहा है यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो उसका
आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ये आसान प्रश्न है, इसमें कुछ खास नहीं है। आपसे इसमें घनाभ का आयतन जानना चाहता है, कैसे निकालेंगे उसको समझिएगा। इसको रब करें, ध्यान से देखिए, ध्यान से। आपसे कह रहा है कि एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है। जो एक घनाभ है उसका जो एरिया दे रखा है आपको 125 वर्ग मीटर, यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है उसको लिखिएगा, दिया है क्या, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 125 वर्ग मीटर, 125 वर्ग मीटर, ठीक भैया। और उसकी ऊंचाई, तो किसकी ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई बराबर, इसको ये चाहो तो h लिख सकते हो, h बराबर कितना, 4.5 मीटर। पूछा क्या, उसका आयतन, अगर घनाभ का आयतन पूछा है तो आप भैया जानते हैं घनाभ लिख लेना, घनाभ का आयतन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। घनाभ का आयतन इक्वल टू भैया क्या होता है, लंबाई, घनाभ में क्या होती है, 3 साइडें होती हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई, यही तो होता है, गुणे ऊंचाई। अच्छा, और एक चीज और जानते हैं, घनाभ का जो क्षेत्रफल दे रखा है, तो ये तो कह रहा है घनाभ का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई की प्लेस पर आप लिख सकते हैं घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, और इंटू कितना हो गया, ऊंचाई हो गया, इंटू ऊंचाई हो गया, है कि नहीं। अब घनाभ का क्षेत्रफल कितना होता है, दिया कितना 125 और इंटू ऊंचाई कितनी 4.5, इसकी सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर लें, आंसर ले लीजिए। तो 125 की मल्टीप्लाई 4.5 से करेंगे, 4.5 इंटू, तो 25 के 5 से चलाएं 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5, 1 6, 4 से करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 एकम 4, 1 5, तो 5 2 6 5, एक अंक बाद पॉइंट है तो 562.5, क्या आएगा, या मीटर था तो घन मीटर, आयतन है ना तो घन मीटर या मीटर क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो नीचे भैया लिख लेना, अतः घनाभ का आयतन इक्वल टू 562.5 घन मीटर। चलिए नोट करिए, शानदार प्रश्न है, ठीक है। 562 कितना 5 घन मीटर आ गया। अगला देखिएगा, बहुत ध्यान से इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया कि नहीं भाई, बताइए, ठीक है। ठीक है, अब तीसरे के बाद चौथा देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक घनाभ का क्षेत्रफल 155 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट, फोर्थ के बाद फिफ्थ को नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ, पांचवा कह रहा है, निम्न में से कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात बड़ा है। देखिएगा 5:8 या 11:14, इन दोनों में से आपका कौन सा अनुपात बड़ा, 11:14, ठीक है, कौन सा बड़ा है। तो इसको रब करें, कौन सा अनुपात बड़ा, कैसे पहचानते हैं अनुपात को बड़ा करने के लिए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो दिया है उसको देखिएगा, दिया है क्या आपको, दिया है क्या 5:8 दे रखा है और
और क्या, या 11:4, इन दोनों में से आपको बड़ा बताना है। तो सबसे पहले जो अनुपात 5:8 है या 11:14, इनके जो हर हैं, अच्छा इसको जो बटे से लिखे तो 5/8 या 11/14 हो जाएगा। एक तरीका क्या है, आप 5 को 8 से डिवाइड करिए और दूसरा क्या, 11 को 14 से डिवाइड करें। देखिए सिंपल तरीका है, जब कुछ ना याद है तब की बात कर रहा हूँ। 5 को 8 से भाग कर लीजिए, दशमलव के 2 या 3 स्थान तक वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद 11 को 14 से भाग कर लीजिए, उसमें भी निकाल लीजिए। जो अनुपात बड़ा आ जाएगा वही आप लिख देंगे। तो ये सिंपल तरीका हो। दूसरा तरीका क्या है, इसका जो हर है 8, ऐसे लिखिए हर 8 तथा 14 का लासा। तो 8 14 का लासा कितना होता है, 56 होता है। कहेंगे सर ये कैसे निकलेगा, तो देखिए चलिए मैं निकाल ही दिखा देता, तरीका क्या बताऊँ। 8 और 14 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, 7 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 और 7, फिर 7 से, ठीक है। तो क्या 8 तथा 14 का लासा, ये साइड में आप निकाल कर दिखा सकते हैं या यहीं पर मैंने लिखा तो यहीं पर आप निकाल के दिखा सकते हैं लासा आ रहा कितना, और नहीं भी दिखाएंगे तब भी काम चलेगा। 2 × 2 × 2 × 7, तो 2 दूना 4 दूनी 8 7 56 ही तो आएगा। तो अब आपको क्या करना है, जो हर का लासा 56 आया, यानी कि जो 5/8 है, सुनते रहिएगा, जो 5/8 है इसको, इसका हर 56 बनाना है, और जो 11/14 इसका भी हर आपको 56 बनाना है। तो 5/8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 56 नीचे हो जाए तो 8 7 56, तो ऊपर भी वही करेंगे भाई। जब सेम संख्या से यदि यहाँ नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा, 7 से गुणा 7 से भाग हो गया, तो 5 7 35 हो गया, और बटे 8 7 56 हो गया। यहाँ क्या करना है, क्या 11/14 है, और हर को क्या बनाना है 56, तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करें, 14 चक्कू 56, 4 से डिवाइड करेंगे 4 हो गया, ऊपर भी तो 1 चौक 44/14 चक्कू 56, जो नीचे किया मल्टीप्लाई वही ऊपर भी करनी पड़ेगी। अब देखिए ये 35/56 आया, ये 44/56 आया, तो 2 आया, एक 35/56 एक 44/56, तो 44/56 है और क्या 35/56 दिख रहा है ना, 35/56। अब जिसका हर किसका बड़ा, 44, हर के यहाँ भी 56 यहाँ भी 56, हर तो सेम है, पर अंश किसका बड़ा, तो जिसका अंश बड़ा वह मान हमारा बड़ा हो जाए। 44/56 इज ग्रेटर देन 35/56, और 44/56 किसकी वैल्यू, 11/14 की, तो इधर लिख दो 11/14, 44/56 किसकी वैल्यू 11/14 की तो है, तो 14 ग्रेटर देन कितना, और 35/56 किसकी वैल्यू 5/8 की, 5/8 की, 5/8 की। अतः क्या पूछा था, कौन सा अनुपात बड़ा है, अतः कितना 11:14 या 11/14 अनुपात बड़ा है, अनुपात बड़ा है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, नोट करिए। 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर आपसे कह रहा है 7:9 और 7/9 और 13:21, इन दोनों में आपको बताना है कौन सा अनुपात बड़ा है, ठीक है। इन दोनों में बताना है आपको कौन सा अनुपात बड़ा है, जैसे किया है वैसे ही करिएगा, और भाग करके भी आप बता सकते हैं। अगला 7th देखिएगा, 7वां प्रश्न, 7th नंबर आपसे कह रहा है 7वां प्रश्न, क्या, यदि 5, 15, x, 105 105 समानुपाती हैं, समानुपाती हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर जो समानुपाती का जिक्र किया गया, इसका मतलब क्या है, इस पे भी मैंने चर्चा किया है। भैया आपसे कह रहा है 5, 15, x, कितना 105 105
समानुपाती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। समानुपाती का मतलब है क्या, दिया है, मैं क्या लिखोगे, दिया है क्या, जो 5:15 जो इन दोनों टर्म है, और लास्ट के टर्म समानुपाती का मतलब ये है 6:105। ठीक है, तो 5/15 का 5:15 का मतलब 5/15, और समानुपाती की जगह आपको मैंने पहले से बता रखा है बराबर लगा सकते हैं x/105। समझ रहे हैं? अच्छा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई या काटना चाहो काट लो। यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, 5 3 15। जब कुछ ना याद रहे तब के लिए हम कहानी बता रहे हैं। 1/3 x/105 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 3x = 105 होगा। देन x = कितना हो जाएगा, 105/3। तो काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 3 9, 1 बचा, 3 5 15। x की वैल्यू 35 आई जाएगी। ये तरीका हो गया हमारा आंसर लाने का। अब एक तरीका और है, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, अथवा आप चाहे ये तरीका लगाइए, या आपसे कहा है 5, 15, x, 105। क्या कहा है, समानुपाती हैं। तो समानुपाती का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, सिखाया भी, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों या मध्य पदों भी लिख सकते हैं, पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों का गुणनफल। अब बाह्य पद मतलब जो बाहर हो, देखिए 5 इधर बाहर 105 है, तो 5 × 105 बराबर अंतः पद जो अंदर है 15 × x, 15 × x। अब देखिए x की गुणे में 15 है, इसलिए x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 × 105/15। ठीक है, तो 15 एकम 15 और 15 सती 105 होता है, तो x की वैल्यू कितनी, 35 आ रही देखिए। ठीक है, अतः तो समानुपाती करके डायरेक्ट, यदि आपको ये ध्यान रहे कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल होता है, डायरेक्ट आप ये लगा सकते हैं। नहीं ध्यान रहे तो ये इस तरीके से भी लगा सकते हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से दोस्तों आप लगाइएगा। ठीक है, नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये आसान है, कम समय में लगने वाले हैं, है कि नहीं, और नंबर भी आपको अच्छे देने वाले हैं। देने वाले हैं कि नहीं देने वाले? देखिए 8 नंबर 8वां प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, 8वां आपसे कह रहा है, परिमेय संख्या माइनस का 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, वैसे आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, परिमेय संख्या 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो मैंने आपको समझाया भी, डेफिनेशन भी लिखाई, ये दी गई संख्या में, ध्यान सुनिएगा, ये दी गई संख्या में हम एक ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल 1 हो, तो उसे क्या कहते हैं, दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो बात सुनिए, यदि दी गई संख्या में एक ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल 1 हो जाए, तो उसे दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। देखिए सिंपल सा, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, तो कह रहा है दी गई संख्या आपके पास 17/-16 है। कह रहा है यदि दी गई संख्या में एक ऐसी संख्या से गुणा कर दें, तो वह संख्या मान लेते हैं x, ऐसी संख्या क्या मान लिया हमने, x, ऐसी संख्या से गुणा कर दें प्राप्त गुणनफल क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो जो x की वैल्यू प्राप्त वही गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 17x, 17 की मल्टीप्लाई x से 17x/-16
इक्वल टू 1 रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इसके नीचे 1 मानकर, तो 17x इक्वल टू कितना माइनस का 16 हो जाएगा। देन x इक्वल टू माइनस का 16/17। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस लगाने का माना परिमेय संख्या 17/16 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर x, और फिर इस तरीके से पूरा सॉल्व कर सकते हैं। क्या माना, यहां लिख लीजिए, चलिए मैं लिख ही देता हूं। माना परिमेय, ये अति लघु सॉल्व करने का तरीका है, परिमेय संख्या 17/16 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर x का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर x हो गया। तो परिमेय संख्या 17/16 का जो गुणात्मक प्रतिलोम आपका x हो गया, सुनना है ना, ये x हो गया जाके। तो अब इस तरीके से सॉल्व करके x की वैल्यू माइनस की 16/17 आ गई, तो नीचे लिख देंगे अतः परिमेय संख्या 17/16 का गुणात्मक प्रतिलोम इक्वल टू माइनस का 16/17। ये अति लघु सॉल्व करने का तरीका है। अच्छा बाई चांस ये पूरा प्रोसेस आपको ध्यान नहीं रहे तो क्या करना होगा, ये पूरा प्रोसेस आपको ध्यान नहीं रहता है तो आपको करना क्या होगा, मात्र ऐसे करना होगा, सीधे सिंपल सा, सीधे एक लाइन में आप आंसर लिख सकते हैं। वैसे कोशिश करिए पूरा सॉल्व करिए ऐसे। क्या परिमेय संख्या 17/16 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, देखिए जब भी गुणात्मक प्रतिलोम लगाना, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है उल्टा, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है उल्टा। तो देखिए जो इसका अंश है वह इधर हर बना दीजिए, और जो इसका हर है उसको अंश बना दीजिए। माइनस का 16 हर है, ये अंश बना दीजिए, सीधा आंसर हो गया माइनस का 16/17 हो गया, माइनस का 16/17। सीधा कुछ सोचना ही नहीं, प्रतिलोम का तब उल्टा होता है, तो जो इसका अंश है उसको हर बना दिया, जो इसका हर है उसको अंश बना दिया, माइनस का 16/17 हो गया। तो चाहे जैसे पहले साल किया वैसे साल के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 9 नंबर कह रहा परिमेय संख्या माइनस का 6/19, माइनस का 6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए फटाफट, नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए एक छोटा सा और लिखते हैं। 9 के बाद 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 10 नंबर, क्या 3 की पावर x प्लस 2 बराबर 81, तो x का मान होगा। देखिए अति लघु में भी आ सकता है, मान होगा। ऑप्शन देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहले ऑप्शन में 2 कहा है, फिर 3 कहा है, फिर 4 कहा है, फिर 5 कहा है। तो देखिए कह रहा 3x प्लस 2, तो 3 की पावर x प्लस 2 बराबर 81 है। देखिए इस यहाँ भी 3, तो इसको भी 3 में तोड़ेंगे, ऐसा ही दे रखा होगा। इसको 3 की घात 4 ले सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 3 की घात 4 ना तो 81 होता। जब आधार समान होते हैं तो घाते भी समान, बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल। x प्लस 2 इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 4 माइनस का 2, प्लस का बराबर होता माइनस का 2, x इक्वल टू 2 आ गया। तो x की वैल्यू 2 आ गई। सही होता। अगला देखिए 11 अंतिम प्रश्न, 5 की पावर x प्लस 2 देन 125, तो x का मान है, ऑप्शन देखिएगा 0 1 2 और 5, 0 1 2, कौन सा ऑप्शन आपका इसमें तो सही होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये समझ पाए कैसे मैंने किया, यहाँ पर ये बना कैसे किया, ये मैंने आपको कराई है। यदि कहीं आपको लिखा मिल जाए a की घात m बराबर a की घात n, तब हम लिखते हैं क्या, m बराबर n। इसके बारे में तो मैंने बताया, घातांक में लिखाया। जब आधार समान तो घात के बारे में। ठीक है, तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। जो प्रश्न मैंने होमवर्क में दिए उनके उत्तर दोस्तों आप जरूर दिया करें, जिससे मुझे पता चल सके कि आप वास्तविकता में तैयारी कर पा रहे हैं। और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्सा से जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।